आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कंसेप्ट। अकाउंटिंग थ्योरी में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या एजम्पशंस हमें बतानी नहीं होती, वो एज्यूम की जाती है। तो मैंने आपसे कहा कि ये थ्योरी के लिए हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल accounting assumptions. What do you mean by fundamental accounting assumptions? तो आपने क्या लिखना है, अपना रजिस्टर उठाइए और खुद से लिखना शुरू कीजिए जो जो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। नाउ तो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions ये हमें मिलती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से, जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब धीरे धीरे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानोगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है। उसने अभी तक 29 ऑफिशियली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर रखे हैं, उसमें से कुछ डिलीट हो गए हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसी में उन्हें लिखा हुआ है कि दीज आर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो कौन कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है? नंबर 1, गोइंग कंसर्न। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। और नंबर 3, एक्रूअल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, ये 3 हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। नाउ अब ये क्या कहते हैं? अकाउंटिंग में तो आपकी आदत पड़ जाती है कि सर मुझे एक ट्रांजैक्शन बताओ, उसकी मुझे एक एंट्री बताओ, मैं एंट्री लिखूंगा और काम हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ी सी ना डीप कंसेप्ट है, आराम से पढ़ना। गोइंग कंसर्न assumption prescribes that transactions should be recorded and reported on the basis, ध्यान से पढ़ना। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो कह रहे हैं कि अकाउंटिंग ये कह रही है, ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि हम जब भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, हम जब भी रिपोर्ट बना के देते हैं, यानी अगर आपको किसी की रिपोर्ट मिलती है पढ़ने के लिए, या अगर आप कभी अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं, उन दोनों केस में ये एज्यूम किया जाएगा कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन है। वो क्या कह रही है? बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिएबल पीरियड। वो कह रही है कि बिजनेस आने वाले समय में बराबर चलता रहेगा। देयर इज नो इंटेंशन, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, टू क्लोज द बिजनेस, कि हम अपना व्यापार बंद करें, या फिर स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, यानी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड, हमारे सर्विसेज की डिमांड बराबर बनी हुई है, हम उसे रिड्यूस करने वाले नहीं है। अब आप कहोगे सर अकाउंटिंग में तो एंट्री बनती है, ये बनता है, वो बनता है, फिर उसमें ये क्या बातें आने लग गई कि हमने अकाउंटिंग को इस तरीके से तैयार करना है, इस तरीके से रिपोर्ट पढ़नी है कि वो बिजनेस जो है वो सही सलामत बिजनेस है, दुरुस्त बिजनेस है, आने वाले समय में चलेगा, वो बंद होने वाला नहीं है। अब आप इतनी सी बात लिखोगे तो आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर तो यहीं मिल जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये तो रट लिया, लेकिन ये समझ में नहीं आया, ये क्या कह रहा है। आगे बढ़ो, शायद तुम्हें बात समझ में आ जाए। चलो सर आपकी बात मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, वो कह रहे गगन बच्चों को बताओ, इस कंसेप्ट की वजह से हम एक अंतर पैदा करते हैं बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने लिखना है इस कंसेप्ट की वजह से हम इस अंतर को अहमियत देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टीचर इंप्रेस, कह रहा है यार बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, कहां कहां से बातें ला रहा है। फिर उसको लिखना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड।
एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस बेनिफिट विच विल बी कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। आगे चल के आप पढ़ोगे कि अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 मंथ्स का, 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है। यानी कि हम खर्चों को बांटेंगे कि कौन से खर्चे अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 12 महीने में खत्म, और कौन से खर्चे 12 महीने के बाद भी हमारे लिए फायदेमंद रहने वाले हैं, जिनका लाभ मिलने वाला है। इसका अंतर करेंगे। सर ये अंतर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर बताया ना कि भाई जब बिजनेस लंबा चलना है तो ये बताओ छोटे फायदे वाले खर्चे कौन से हैं, बड़े फायदे वाले खर्चे कौन से हैं। छोटे फायदे जो एक पीरियड में खत्म हो जाएंगे उनको हम लपेट के रख देंगे, जो बड़े फायदे हैं उनको हम लेके चलेंगे। सर एंट्री तो कोई बनी नहीं। बेटे एंट्रियां तो आगे चल के बनेंगी, और जब तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन आएंगे ना, सर ये क्यों हो रहा है, तब समझाऊंगा। वो कंसेप्ट पढ़ा था अब लगाओ। तो यहां तो बेटे रटने का काम है, थोड़ा समझाऊंगा बाकी रटना है। आगे चल के जब एंट्रीज बनाऊंगा तब याद करवाऊंगा। बताओ जी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने क्या कहा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने कहा कि बिजनेस शेल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड, यानी जहां तक दिखाई दे रहा है भविष्य में ये बिजनेस चलेगा, सालों साल चलेगा। कितने साल ये नहीं बताया, सालों साल चलेगा। इसीलिए उसने कहा कि साल में जो खर्चे हो जाएंगे, जिनका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, उनको कह दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिनका फायदा सालों साल 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 चलने वाला है उनको नाम दे दो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपसे एक और इंपॉर्टेंट टर्म आपने सीख ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जाम में पूछा जाता है। What do you mean by capital expenditure? What do you mean by revenue expenditure? ठीक है सर, बात थोड़ी सी क्लियर हुई, अभी और क्लियर नहीं हुई, तो मैंने कहा और आगे पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, मतलब बुक एक बार और समझाने की कोशिश कर रही है कि बच्चों इसी assumption के आधार पर फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट एंड डेप्रिशिएटेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सर हम तो नहीं पढ़ रहे अकाउंट्स, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, कौन सी दुनिया में आप चले जाते हो। बेटे अभी आपने थ्योरेटिकल बातें करनी है। मेरे माइंड में इन बातों को पढ़ते ही पिक्चर आ रही है, आपके माइंड में नहीं आ रही, घबराओ नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, धीरे धीरे अपने आप आएंगी। अब बेटे क्या हुआ, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बेटे मेरे पास ये माइक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये माइक है। कल को मैं अपने बिजनेस की रिपोर्ट बनाता हूं और मैं उसमें ये माइक बताता हूं। आप पूछोगे सर इसकी वैल्यू बताओ, मैंने कहा 4000। कितनी का? 4000। मुझसे कोई बच्चा पूछता है कि सर ये माइक कितने का है, मैंने कहा अभी बता तो रहा हूं 4000 रुपए का है। कह रहे सर अच्छा एक काम करते हैं, बाजार में चलते हैं और बाजार में जाके इसको बेचने की कोशिश करते हैं, ये कितने का बिक पाता है। तो मेरे एक दोस्त के पास गए कि सर आप भी तो पढ़ाते हो, ये गगन सर का माइक है, बोलो कितने में लोगे। उसने कहा 1000 रुपये दे दूंगा। तो आपने कहा गगन सर ये कैसी रिपोर्ट है, आपका माइक तो 1000 रुपये का बिक रहा है, यानी आपकी रिपोर्ट तो गलत हो गई। नहीं, अकाउंटिंग कह रही है नहीं, समझो, क्योंकि बिजनेस चलने वाला है इसलिए मुझे इसकी बिकने के मूल्य से मतलब ही नहीं है। तो जब मैं अकाउंटिंग में अपनी संपत्तियों का मूल्य आपको बताऊंगा, दिस इज माय एसेट, संपत्ति जिसका मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है, एसेट्स हैं, इसका जब मैं मूल्य बताऊंगा तो आप बाजार में जाके अगर चेक करोगे तो वो सेम नहीं आएगा। फिर ये मत कहना गलत है, वो कहेगी भाई फिर तुमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पढ़े नहीं है। अकाउंटिंग कहती है गगन सर आपने कितने का खरीदा, मैंने कहा 4000 का। बोले गगन क्या बिजनेस बंद करना है, मैंने कहा नहीं। तो फिर 1000 को भूल जाओ, 4000 रुपए का इसको रिकॉर्ड कर दो। मैंने कहा अगर थोड़े टाइम के बाद मुझे सरकारी अफसर कहेगा गगन तू तो झूठा है, उसको बोलना अबे अकाउंट्स पढ़ के नहीं आती तो फिर मेरे से बात मत कर। ओ यानी सर ये 2-3 बातें लिख दें गोइंग कंसर्न एजम्पशन में। मैंने कहा हाँ, बहुत सारी बातें हो गई, छोटी बातें नहीं है, एग्जाम में 2-4-5 मिनट में लिखनी होती हैं। एक रजिस्टर लीजिए, उस पर एक कंसेप्ट का रजिस्टर बनाइए, उस कंसेप्ट में इस नोट को लिख लीजिए। बाद में मोटी मोटी बुक्स जब एग्जाम के टाइम पढ़ोगे ना तो तंग करती हैं, इसलिए नोट्स बनाना सीखो। तो हमने कहा कि हमारे पास 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस का मतलब जिन्हें लिख के बताना नहीं होता, वो हर किसी को पता होनी चाहिए। पहला, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी कि व्यापार लंबे पीरियड तक चलेगा, इसके बंद होने की कोई संभावना नहीं है। ये सिंपल सा मतलब है, अपनी भाषा में लिख सको तो लिख लेना।
इसी की वजह से हम अपने एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाते हैं और उनको डेप्रिशिएट करते हैं सिस्टमेटिकली। इसी की वजह से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस करते हैं। खत्म। आंखें बंद करो, रिवाइज करो, आगे बढ़ो। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न के बाद आता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, गोइंग कंसर्न के बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि देखिए, जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो कई बार आपके सामने कई सारे विकल्प आएंगे कि यार हम ऐसे काम किया करें या ऐसे काम किया करें। अकाउंटिंग कहते हैं गगन सर, देखिए बच्चों को बताइए कि कभी कभी ऐसा आएगा अकाउंटिंग में, आपको फ्रीडम दी जाएगी कि चाहे ऐसा चुन लो, चाहे वैसा चुन लो, चाहे तीसरा तरीका चुन लो, मतलब जो भी ऑल्टरनेटिव है कोई भी चुन लो। पर यहां पर यह कंसेप्ट कह रहा है कि अगर आपने एक तरीका चुन लिया, ठीक है, ये नहीं बता रहा कब आएंगे, आएंगे जब भी आएंगे अकाउंटिंग में, कोई भी आपके पास ऑप्शंस आएंगी, पॉलिसी की ऑप्शंस आएंगी, तो आपने जो पॉलिसी जो कंसेप्ट चुन ली, एक बार चुन ली, अगली बार भी अकाउंट जब बनाओगे, अगली बार भी अकाउंट जब रिपोर्ट करोगे, तो उन पॉलिसीज को कंटिन्यू करना। ऐसा नहीं कि पिछले साल इस पॉलिसी से, अगले साल उस पॉलिसी से, नहीं, फिर आपके अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की क्वालिटी गिर जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट्स की क्वालिटी बढ़िया रहे, तो फिर अपनी पॉलिसीज को फिक्स रखिए। पॉलिसीज को फिक्स रखने का मतलब यह है कि आपको जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिलेंगे, मैंने कहा अकाउंटिंग पीरियड में 12 महीने का पीरियड होता है, तो एक साल का रिकॉर्ड, फिर अगले साल का रिकॉर्ड, फिर अगले साल का रिकॉर्ड, जब आप उनको पढ़ेंगे तो वो आपको रिजल्ट बताएंगे, वो मीनिंगफुल होगा, कंपेरेबल होगा। सर इतनी ऊपर ऊपर की बातें करते हो, सीधी सीधी बात बताओ। मैंने कहा देखो, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स वंस अप्लाइड, एक बार आपने चुन ली, शैल बी अप्लाइड, उनको लगातार बनाए रखिएगा, ईयर आफ्टर ईयर, लगातार बनाए रखिएगा, टू मीट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपेरेबिलिटी। अब इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप उसको लगातार बना के रखिएगा सो दैट उन्हें कंपेयर किया जा सके, उनकी क्वालिटी बढ़िया रहे। ठीक है ना? क्यों? अब बताओ, एक बार आप मेट्रो से गए कहीं, दूसरी बार आप पर्सनल कार से चले गए, तीसरी बार आप कैब करके चले गए, फिर आपको उससे कोई पूछता है यार यहां तक आने में कितना समय लगता है, अब आप कंफ्यूज हो कि यार क्या आंसर दूं। मेट्रो से आया था तो आधे घंटे में पहुंच गया था, अपनी गाड़ी से आया था तो मेरे को 45 मिनट लग गए थे, और कैब वाला तो पता नहीं मुझे कहाँ भीड़ भड़क्के से शॉर्टेस्ट रूट से लाया, उसने 1 घंटा लगा दिया, तो नहीं रहा ना। अगर आप हर रोज मेट्रो से आओगे तो आप बता पाओगे कि हाँ यार मुझे यहाँ तक आने में ना लगभग 30 मिनट लगते हैं। अगर आप हमेशा अपने पर्सनल कार से जाते हो या पर्सनल व्हीकल से जाते हो तो आप बोलोगे हाँ भाई मुझे इतना समय लगता है। ऐसी अकाउंटिंग होती है कि जो भी प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस आपके समझ में आते हैं आप उनको लगाइए, और उनको आप साल दर साल लगाइए। अब सर क्या होता है, टीचर को बहुत होशियार है, टीचर को पता है इसके सर ने इसको रटवा के भेजा है कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल लिख के आ। अब वो क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलेगी और आप फंस जाओगे। लेकिन बच्चे तो मुझसे पढ़ के गए हैं, और मैं तो अपनी साइट के स्लोगन पर ही लिखता हूं कि अगर भविष्य में आपने प्रोफेशनल बनना है तो अकाउंटिंग पढ़ना मुझसे शुरू कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ी गहराई में पढ़ाता हूं। अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, गहराई में पढ़ना है। तो ये कंसेप्ट पढ़ के मेरे दिमाग में ये आता है कि सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक बार अप्लाई हो गई तो हर साल अप्लाई होगी। मैंने कहा हाँ, तो सर इसका मतलब मैं अपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कभी बदल नहीं सकता। मैंने कहा बिल्कुल बदल सकते हो, और वही टीचर आपसे पूछ लेगी कि ये बताइए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वंस अप्लाइड व्हेन कैन बी चेंज, किन सिचुएशन में आप चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट, यहां लिखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी चेंज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। 3 सिचुएशंस हैं जिनमें हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हमने चुनी है हम उन्हें बदल सकते हैं। तो सर उससे क्या मेरा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक खराब नहीं होता, क्या मेरी कंपेरेबिलिटी खराब नहीं होती? अरे होती होगी, परंतु इनमें आपको बदलना पड़ेगा। देखो क्यों। पहला,
अकाउंटिंग पॉलिसीज में भी चेंज, इन्हें बदला जा सकता है। एक अच्छा बच्चा वही है जो ये कहेगा मुझे तो ये भी पता है कि कब बदली जा सकती हैं। पूछेंगे कब, टीचर पूछेगी कब, बोलना नंबर 1, मैडम जी मैं बताता हूं, नंबर 1, इफ द लॉ, यानी कि अगर मुझे कानून कह रहा है, इफ द लॉ रिक्वायर्स, लॉ कह रहा है कि नहीं भैया अभी तक अकाउंटिंग में आप ये पॉलिसी फॉलो करते थे, अब से ये पॉलिसी फॉलो नहीं होगी, तो भाई उस पॉलिसी को फॉलो मत करना, अगर आप फॉलो कर रहे थे तो बदल लेना। ठीक है, ये मत कहना अकाउंटिंग में तो कहा था पॉलिसी लगातार चलेगी, अब मैं क्या करूं। लॉ जो कहे वो सबसे ऊपर होता है, लॉ की बात माननी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, इफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, दूसरा है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदल जाए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि भाई इन परिस्थितियों में आपको ये वाला फॉलो करना है। ठीक है सर। और तीसरा, थर्ड कहता है कि अगर बदलाव से आपकी प्रेजेंटेशन और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाए, यानी कि यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको बता दे कि गगन तुमने बिजनेस शुरू किया था, तुम्हारे पास जो विकल्प थे तुमने ये विकल्प चुना था, अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं ये वाला विकल्प उससे भी बेहतर है, तो फिर मैं कहूंगा अच्छा मैं तो फंस गया। वो करे नहीं तुम फंस नहीं गए, बेहतर काम करने के लिए हमेशा इजाजत मिलती है, तो आप उसको बदल लीजिए। हमने कहा ठीक है। यानी बच्चा गया, वो क्या लगा सर मैं तो ऑफलाइन पढ़ूंगा, वो ऑफलाइन पढ़ रहा था, अब उसको पता चला कि हाँ ऑनलाइन में भी एक सर हैं जो पढ़ा रहे हैं, जिनकी बातें समझ में आ रही हैं, तो भाई एक सुविधा और ले लो, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी ले लो, है ना। फिर धीरे धीरे जानोगे कि हाँ आगे तो चल के ऑनलाइन से काम चलता है। सर पढ़ाते पढ़ाते अपनी बात कर दी। बेटे मैंने आपको समझाया, बहुत बढ़िया कंसेप्ट पहला था गोइंग कंसर्न, ठीक है जी। क्या कह रहा था गोइंग कंसर्न? सर बिजनेस चलता रहेगा, भविष्य में बंद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, उसकी ऑपरेशन घटने वाले नहीं है, इसलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर करते हैं, अपनी संपत्तियों को, एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाते हैं और उन्हें सिस्टमेटिकली डेप्रिशिएट करते हैं। मार्केट में क्या भाव चल रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंसी कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने एक बार अडॉप्ट कर ली तो ईयर आफ्टर ईयर अडॉप्ट करते रहिएगा, लेकिन हम आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम आपको 3 रीजन बता रहे हैं। उन सिचुएशन में आप चाहें तो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज बदल सकते हैं। जब लॉ कहे तब बदल सकते हैं, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहे तब बदल सकते हैं, जब उससे ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट आपको पता चल जाए तो आप अपनी पॉलिसी को बदल सकते हैं। अब लास्ट वाला एक्रूअल। सर एक्रूअल एजम्पशन क्या कहता है? एक्रूअल एजम्पशन कहता है कि देखिए मेरे पास एक व्यक्ति आया और वो कहता है कि गगन मेरे को ना, सपोज मैं मोबाइल फोन भेजता हूं, मुझे मोबाइल चाहिए, मैंने उसको मोबाइल दिया, 10,000 रुपए का मोबाइल था, मैंने उसको दिया। वो कहता है गगन मैं ले जा रहा हूं, पैसे मैं तुझे कल दूंगा। मैंने कहा यार चल कोई बात नहीं, पैसे कल दे दियो। वो अगले दिन आया और मेरे को पैसे दे गया, ठीक है। तो मेरी सेल, मुझे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है कि मेरी सेल कब हुई। मैंने उसे आज 10,000 रुपए का मोबाइल बेचा, कल वो मुझे आके पैसे दे गया। अब मैं सोच रहा हूं यार कि मैं इस ट्रांजैक्शन को, सेल को कब लिखूं, आज ही लिखूं या कल लिखूं? तो मेरे दिमाग में ये बातें आएंगी। एक्रूअल एजम्पशन क्या कह रही है सर, और आप क्या कह रहे हो? एक्रूअल एजम्पशन कहती है कि गगन सर ये जो आपने सेल लिखा, इस सेल को आप आज लिखोगे, पैसे नहीं मिले, पैसे कब मिल रहे हैं, कल, या कल लिखोगे। इसका आंसर देती है एक्रूअल एजम्पशन। ऐसे ही और बहुत सारी सिचुएशन मेरे पास आएंगी जब घटना आज घटेगी लेकिन उसके पैसे जो हैं वो बाद में या पहले कभी उसका लेन देन होगा। तो ऐसे में कंफ्यूजन आएगी कि सर हम कौन सी घटना को कब लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि गगन सर हम एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करते हैं। लेकिन बच्चा कह रहा है कि सर एक्रूअल कंसेप्ट तो समझ में नहीं आया। मैंने कहा लो पहले बुक ने कहा गगन सर पहले हम शॉर्टकट में समझाते हैं। Accrual assumption prescribes that transactions are recorded, मतलब सेल को आपने कब रिकॉर्ड करना है,
व्हेन दे आर एंटर्ड, जब उनको घटनाओं को किया गया था, व्हेन ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू, वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट। इसका मतलब मैंने अगर मोबाइल फोन आज बेच दिया, उसने मुझे पैसे कल प्रॉमिस किए, 15 दिन बाद प्रॉमिस किए, 30 दिन बाद प्रॉमिस किए, दिस इज इमैटेरियल। क्योंकि मैंने आज मोबाइल फोन बेच दिया, मेरी ट्रांजैक्शन आज हो गई, इसका इफेक्ट भी पड़ गया, पैसे आएंगे, तो यानी कि हम इसको आज रिकॉर्ड करेंगे। इसी बात को अगर आप थोड़ा और तरीके से पढ़ना चाहें तो उन्होंने कहा कि गगन सर, एक्रूअल अजम्पशन कहती है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड, जब आपने इनको किया था तभी रिकॉर्ड करनी है, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। यानी पैसों की सेटलमेंट की इंतजार मत करना, हो सकता है कल को पैसे ना आए, उस घटना को लिखेंगे कि भाई मुझे नुकसान हो गया और पैसे नहीं आए। Thus, revenue is recognized as realized when sale is complete or services are rendered. यानी कि रेवेन्यू का मतलब होता है कि मेरे पास पैसा जो आएगा मैं उसे कब लिखूं, व्हेन सेल इज कंप्लीट, मतलब मैंने मोबाइल फोन उसको दे दिया था, मेरी सेल कंप्लीट हो गई, मैं उस व्यक्ति से पूछ रहा हूं तू आया था, तूने मोबाइल फोन मांगा था, मैंने कहा मैं तुझे मोबाइल फोन की डिलीवरी दे दी, हाँ डिलीवरी दे दी, काम खत्म। सर्विसेज आर रेंडर्ड, मैंने बच्चे को पढ़ा दिया, बात खत्म। वेदर अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट, कल को पैसे मिले या ना मिले इस बात से रोक के नहीं रखते घटनाओं को, एंट्री हम कर देते हैं। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच रेवेन्यू रिलेटेड टू इज रिकॉग्नाइज्ड वेदर पेड और नॉट। यानी कि खर्चों को भी हम उस पीरियड में लिख लेते हैं जिस पीरियड में हमने उनकी वजह से रेवेन्यू किया था, चाहे उन खर्चों की पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। ठीक है, ये सारी बातें आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। AS1 में लिखी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आती हैं। अपना रजिस्टर लिखिए, मैंने ये जो 2-4 लाइनें बताई हैं इन्हें अपने हाथ से लिखिए, बस 4 बार रीड कीजिए, आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में मार्क्स आएंगे, आप कहेंगे थैंक यू गगन सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, और वहां पर आपको नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाएंगे। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।